नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर हमारे लोग कहते रहते हैं कि देखो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर पार्टी बना के कितना आगे चला गया, संजय निषाद पार्टी बना के कितना आगे चले गए। राजभर की आबादी कम है, निषाद की आबादी कम है। ये बात सच है कि राजभर और निषाद बहुत आगे चले गए, वो मंत्री भी बन गए, उनके पार्टी से विधायक और सांसद भी बने। लेकिन ये भी सच है कि उनकी आयु बहुत ज़्यादा नहीं है। आयु इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो विचारधारा से कमज़ोर लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर जहाँ पे बात करते थे, जब समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो वो बात करते थे जातिगत जनगणना की, वो बात करते थे सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू होने की। अक्सर कहा करते थे कि योगी जी के टेबल पे डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट है, उसको लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार से जब मिलते थे तो बोलते थे कि केंद्र सरकार के पास रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है, उसको लागू करना चाहिए। दरअसल राघवेंद्र प्रताप सिंह और रोहिणी आयोग की अगर रिपोर्ट लागू हो जाएगी तो ओबीसी का रिजर्वेशन का विभाजन हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा। अगर ओबीसी का रिजर्वेशन का वर्गीकरण हो गया तो जो कुछ जातियां, प्रमुख जातियां ओबीसी के वर्गीकरण के ना होने के कारण आरक्षण का लाभ ले जा रही हैं, तो निचले तबके के जो लोग हैं उसको भी आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट हो चाहे डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह की सामाजिक न्याय की रिपोर्ट हो, दोनों में माना यह जाता है कि ओबीसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा। और तेली, तंगोली, नाई, ये लोग, माली, ये सब सर्वाधिक पिछड़े में आते हैं और सर्वाधिक पिछड़े में आएंगे तो इनको 11% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। 11 9 7 में 27% को डिवाइड किया गया है। 7% पिछड़ा वर्ग को, जिसमें यादव कुर्मी है, एक 9% है और एक 11% है। इस प्रकार से उनको आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। आरक्षण का लाभ का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए किसी पोस्ट में 100 भर्तियां हैं तो 100 भर्तियों में 11 सीट इस जाति के लोग होंगे। ये कन्फर्म हो जाएगा जब सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू हो जाएगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से उम्मीद थी कि ये लागू कराएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ है तो अक्सर बोला करते थे। लेकिन ज्यों ही वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास, उनकी जुबान पे ताला लग गया, क्योंकि बड़ा मंत्रालय मिल गया। लॉलीपॉप वाला मंत्रालय है, मालदार वाला मंत्रालय है, पंचायती राज विभाग है, इसलिए वो उस पर अब चुप्पी साध लिए। सत्ता के साथ रहना उन्होंने उचित समझा और अच्छा समझा। तो यहाँ विचारधारा का एक तरह से दोहन हो गया। जब ये भाजपा से अगली बार 27 का चुनाव होगा, तालमेल नहीं बैठेगा तो भाजपा से छिटकेंगे। जब तो छिटकने के बाद ये फिर से जातिगत जनगणना का बिगुल बजाएंगे और फिर से सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू कराने की बात लोगों को करेंगे और फिर उसके आधार पर लोगों को जोड़ने की बात करेंगे। फिर कभी सत्ता में आएंगे, फिर इसको भूल जाएंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। एक संजय निषाद जी की पार्टी है, 2013 से पहले गोरखपुर में एक क्लिनिक चलाते थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, वाटिका रोड पे क्लिनिक थी इनकी। बाद में 2013 में ही इन्होंने अपनी संजय जी ने निषाद पार्टी की स्थापना की। निषाद पार्टी की स्थापना करने के बाद वो 2015 में गोरखपुर क्षेत्र में सहजनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसरावल गांव में रेलवे ट्रैक पे अपने लोगों को रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और मांग किया कि संजय निषाद जी ने मांग किया कि निषाद पार्टी को रिजर्वेशन दिया जाए, एससी कैटेगरी में इनको शामिल किया जाए। अब एससी कैटेगरी में शामिल करने के आधार पे वो लड़े और 2017 में वो चुनाव भी लड़े अपनी पार्टी से, मात्र 34,000 वोट पाए और चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद योगी जी की सीट गोरखपुर पे उपचुनाव होता है लोकसभा का, समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन होता है। इनका बेटा समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव जीत जाते हैं, लोकसभा सांसद बन जाते हैं। उसके बाद फिर भाजपा के साथ इनका गठबंधन हो जाता है। भाजपा के साथ गठबंधन होने के बाद ये एमएलसी बना दिए जाते हैं, भाजपा इनको एमएलसी बना देती है। इनका बेटा एक 2022 में विधायक बना और एक बेटा 2019 में सांसद बना और 2024 का चुनाव फिर से लड़े सांसद जी, लेकिन चुनाव इस बार हार गए। मतलब 2000 अगर हम लोग 22 तक बात करें, 23 तक बात करें, 24 तक बात करें तो 2024 तक इनका एक बेटा विधायक था, एक सांसद था और ये खुद मंत्री हैं योगी सरकार में, कैबिनेट मंत्री। 2024 में चुनाव इनका बेटा एक हार चुका है। हारने के बाद इनका एक बेटा अभी भी विधायक और ये मंत्री हैं। वही हाल ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का है। ओम प्रकाश राजभर जी का बेटा कई बार विधायक का चुनाव लड़ा, इस बार लोकसभा भी घोसी से लड़े थे लेकिन हार गए, ये मंत्री हैं। इनके अगर होर्डिंग बैनर पे देखेंगे ओम प्रकाश राजभर के तो बाप बेटा यही दिखाई देंगे, झंडा बैनर हर जगह यही दिखाई देंगे। अगर आप
संजय निषाद जी की पार्टी को देखेंगे तो यही दिखाई देंगे। जिसके लिए जिस पार्टी की स्थापना किया अपने निषाद पार्टी को एससी में शामिल कराने के लिए, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बेटे को विधायक और सांसद बनाने के बाद ये भूल गए कि हमारे लोगों को इसमें शामिल भी कराना है। इस समय अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। किस बात की अधिकार यात्रा? आप तो साथ में है ना सर, तो साथ में है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपकी मांग अगर नहीं मानी जा रही है तो मैं जो समाज में, अपने भी समाज में तमाम राजनीतिक पार्टियां बनाने की बात होती है तो मैं थोड़ा सा उस पर सोचता हूं, अमल करता हूं कि अगर राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं और सिर्फ अपने बेटे को और अपने बेटियों को और अपने खुद को ही हाईलाइट कर रहे हैं और खुद को ही मंत्री विधायक सांसद बना रहे हैं तो बाकी जनता तो ठगी महसूस करेगी। तो उस बाकी जनता का कल्याण क्या होगा? नीयत साफ होना चाहिए लीडरशिप के अंदर। अगर लीडरशिप के अंदर नीयत साफ नहीं होगी तो उसका कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आपका वोट लेती है लेकिन आपको सवाल पूछने का हक नहीं है। जब सवाल नहीं पूछ पाते हैं तो स्वाभाविक बात है एक तरह से राजनीतिक विकलांग हो जाते हैं आप, राजनीतिक अपंग हो जाते हैं, राजनीतिक दिव्यांग हो जाते हैं आप। इसलिए सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि आप कहीं भी रहें, आपका मिशन आपके साथ होना चाहिए, आपकी विचारधारा आपके साथ होना चाहिए। अगर विचारधारा नहीं साथ होगी तो उसका कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं है। हमारे समाज की तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों में बस वही होता है कि जैसे कोई लड़का फार्म भर दे नौकरी का, आईआईटी का मान लीजिए फार्म भर दे और एग्ज़ाम देने चले जाए, खाली एग्ज़ाम जब आए तो एग्ज़ाम देने चले जाए, बीच में तैयारी ना करे। सेम वही हालत हमारे समाज की पार्टियों को होती है। बहुत सारी पार्टियाँ हैं लेकिन किसी मुद्दे पे उनको आप नहीं सुनेंगे कि वो किसी मुद्दे पे अनशन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। उनको आप ये भी नहीं देखेंगे कि हर गांव-गांव टोली निकाल के पूरे साल भर वो घूम रहे हैं। ऐसा भी नहीं होता है। वो चुनाव आता है अचानक सभी सीटों पे प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। जैसे लगता है कोई लड़का बिना पढ़े एग्जाम का फार्म दे के एग्जाम देने चला गया। जब पढ़ा ही नहीं तो कैसे एग्जाम क्लियर करेगा वो? तो जब आपने जनता के बीच में 5 साल गए ही नहीं तो डायरेक्ट कैंडिडेट घोषित कर देने से कुछ होता नहीं है। यही कारण है कि हमारा वोट बैंक और जो लोग भी लड़ते हैं उनका बड़ा बुरी स्थिति हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि अभी समय है, अभी समय है और समय होने के साथ साथ अगर आप वास्तव में सीरियस हैं तो अपने लोगों को गांव-गांव पगडंडी पे जाइए। जब गांव-गांव पगडंडी पे जाएंगे तभी आपका आधारभूत संरचना होगा और तभी समाज का राजनीतिक विकास होगा। क्योंकि हमारे समाज के लोग अक्सर व्यापारी हैं और व्यापारी वर्ग घूस दे के काम चला लेता है लेकिन वो नैतिकता के पैमाने पर राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होता है। सेम वही हालत नौकरी पेशा वालों की है। वो नौकरी पेशा वाला भी इसी मानसिकता का होता है, अपने में मग्न होता है, अपने मस्त होता है। जब उसका कहीं फंसता है, दिक्कत आती है तब याद करता है, नहीं तो याद नहीं करता। मैं अक्सर देखता हूं कि हमको लोग व्यापारी और नौकरी पेशा वाले लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके हाल चाल लेंगे लेकिन ये उनकी हिम्मत ही नहीं है, जिगर ही नहीं है कि हाँ ये पूछ सकें कि सर ये चैनल को आगे बढ़ाने में हम क्या योगदान दे सकते हैं, किस प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि वो बस मुंह से जितनी तारीफ कर लें, मुंह से मिट्ठू बन जाए लेकिन उनके जेब पे हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही समाज है अपना। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी हिम्मत रखे हैं कि दलित समाज की तरह, राजभर समाज की तरह, निषाद समाज की तरह, यादव समाज की तरह, कुर्मी समाज की तरह अपने समाज को भी मैं राजनीतिक रूप से मजबूत करने की भरसक कोशिश करूंगा।